अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीएसएस का जर्नी जो है उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच और उनको इसके बारे में कोई ना हो नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको सीएसएस के इन्स एंड आउट्स जो हैं कम्प्लीटली जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लाइक सीएसएस के लिए आपको क्या जो है एज रिक्वायरमेंट चाहिए, आपकी जो है क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं सीएसएस में जो कि आपको जो है जिनमें एलोकेशन मिलती है, और इसके अलावा सीएसएस के कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, इन तमाम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये एक वीडियो सफिशेंट है आपके तमाम के तमाम क्वेश्चंस और क्यूरीज जो हैं सीएसएस को लेके उनके बारे में, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि सीएसएस का जो जर्नी है उसको बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलने वाले हैं, उनके लिए तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और स्टूडेंट्स, लास्ट बात, अगर आपको सीएसएस के वाले से कोई मेंटोरशिप चाहिए या कोचिंग चाहिए तो आप जो है मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी मेरे ऑनलाइन सेशन से बहुत ज़्यादा जो है इजीली तैयारी कर रहे हैं घर बैठे, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स और जॉब होल्डर्स। क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं तमाम के तमाम नोट्स जो हैं और तमाम जो हेल्पिंग मटीरियल है स्टूडेंट्स को खुद प्रोवाइड करता हूँ, और हम डेली की बेस पे एक डायरी जो है उनको मैं साइन करता हूँ होमवर्क की, जिसके तहत जो है बड़ा डिसिप्लिन वे में उनका जो काम है वो आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ जो हैं मैं टाइम एंड अगेन सीएसएस के वाले से जो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, तो व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने रूल्स की तरफ। और सबसे पहले जो हम सीक्वेंस जिसको फॉलो करेंगे दैट वुड बी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले हम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे कि सीएसएस क्वालिफाई करने के बाद आपको कौन कौन से जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं, और ये सारे के सारे रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो है कंपोजिशन या पार्ट्स, यानी सीएसएस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी सीएसएस के टेस्ट के अंदर जो है आपको किन किन सेगमेंट्स से जो है गुजरना पड़ता है एक्चुअली। उसके बाद हम एग्जामिनेशन सेंटर्स को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं जो रिटर्न के लिए जो हैं वो कहाँ पे बनते हैं और वाइवा वोसे के लिए कहाँ पे बनते हैं। फिर उसके बाद हम रूल्स देखेंगे एज के रिलेटेड जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी एज किस तरह से डिटर्मिन करनी है। और मैं एक सिंप्लीफाई करूँगा इसको, एक जनरलाइज वे में डिस्कस करूँगा कि आपको जो है एज अपनी किस तरह से जो है उसको मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। और इसके बाद हम रिलैक्सेशन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रूल्स रिगार्डिंग रिक्वायर्ड एजुकेशन, कि आपकी तालीम जो है कितनी आपको एजुकेशन रिक्वायर्ड है। और नंबर 6 पे हम बात करेंगे नेशनैलिटी के बारे में, या आपका डोमिसाइल जो है उसके बारे में जो रूल्स हैं सारे वो डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने पहले रूल की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ जो है मेक श्योर करता चलूँ कि ये जो रूल्स हैं ये पास हुए थे 27 नवंबर 2018 में, और उससे लेके यानी इनको सीएसएस 2019 रूल्स वैसे कहा जाता है, और उससे लेके जो फॉलोइंग ईयर्स हैं या करंट या इसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे ये रूल्स एप्लीकेबल हैं। इनमें अगर फर्दर कोई अमेंडमेंट होगी तो पहले से जो है बोर्ड या जो अदारा है इस चीज़ को जो है वो मेक श्योर करेगा, लेकिन अभी तक ये रूल्स जो है यही फॉलो हो रहे हैं और ये चलते रहेंगे। रूल्स आमतौर पर यूजुअली इस तरह चेंज नहीं होते, क्योंकि ये 1977 के रूल्स हैं और इनमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके जो है अगर कोई चीज़ नहीं ऐड होती है तो उसको जो है स्टूडेंट्स तक पहुँचा दिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट रूल की तरफ के सीएसएस को जो है पास करने के बाद आपको कौन से ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स मिलते हैं, तो ये मैंने हाईलाइट किए हैं। अच्छा, इसमें टोटल जो है A to L यानी 12 ग्रुप्स बनते हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं या जो सबसे टॉप नॉच ग्रुप्स हैं जो स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी होती है वो ये 3 ग्रुप्स हैं जो मैंने रेड से जो है जिनको डिमार्केट किया है। यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर आ जाता है आपका DMG ग्रुप, जो AC वगैरह जिसमें जो है ज्वाइन करते हैं आप AC के तौर पे, और उसके बाद पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन सर्विस ग्रुप। ये 3 ग्रुप्स को जो है सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है पाकिस्तान में। बल्कि स्टूडेंट्स का जो अब ट्रेंड है रिसेंट ईयर्स में हम देखते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस की तरफ ज़्यादा है। इसके अलावा जो है बाकी भी बहुत से ग्रुप्स हैं इसमें, जैसा कि कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, इसके बाद इंफॉर्मेशन ग्रुप है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, ये भी अच्छा ग्रुप है, पोस्टल ग्रुप, ये जो पोस्ट आपकी जो डाक है, और ये रेलवे, ये 2 एंड पे लास्ट पे बचते हैं। और इन ग्रुप्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी वो आपकी मेरिट के हिसाब से होगी। फॉर एग्जांपल आपसे चॉइस तो ली जाती है रिटर्न से पहले भी और इंटरव्यू से पहले भी, लेकिन एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने पुलिस सर्विस जो है उसको सिलेक्ट कर लिया या ऑप्ट किया है, लेकिन उसके बाद उसका मेरिट जो है और उसके साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं 10 स्टूडेंट्स या 15 स्टूडेंट्स उन्होंने भी ऑप्ट किया है, लेकिन अगर उनका जो मेरिट है उससे कम है, उन स्टूडेंट से कम है, तो पहले प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं। और अगर उसके बाद सीट नहीं बचती तो फिर आपको जो दूसरा आपने ग्रुप ऑप्ट किया होगा उसमें फिर है आप फॉल करेंगे, उसमें भी आपका मेरिट नहीं बनता, तो इस तरह आप नीचे आते जाएंगे। तो आपकी सारी की सारी जो अचीवमेंट है दैट डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स। अच्छा स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले हम सेगमेंट्स की, सीएसएस के अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ जो है शेयर करता चलूँ कि एम्प्टी टेस्ट जो है
इसको बाद में इंक्लूड किया गया था 2021 में। इसका नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 27 नवंबर 2021 को जो है ये नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ और इसमें जो है रूल नंबर 2 और 3 में चेंज करके जो कंपोजिशन थी, यानी जो ऑलरेडी से जो रूल्स चल रहे थे उनके अंदर एम्पटी को जो है इंक्लूड किया गया। अब एम्पटी क्या है, इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ईच एंड एवरीथिंग, इसका सिलेबस जो है किस तरह तैयारी करनी है, पेपर भी इसका शेयर किया हुआ है। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एम्पटी को। एम्पटी असल में एक ऐसा टेस्ट है, इसको मल्टीपल चॉइस बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। असल में पहले 2021 से पहले टेस्ट नहीं था। इसका मकसद ये था कि स्टूडेंट्स जो कि नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ पेपर में अपीयर होते हैं उनको जो है रोका जाए, और इसके मार्क्स जो है फाइनल मार्क्स में इंक्लूड नहीं होते। इसमें से आपको 200 में से 66 मार्क्स सिर्फ लेने होते हैं और सिर्फ यही इसका क्राइटेरिया है। उसके अलावा इसको जो है इसके मार्क्स फाइनल या आपकी सिलेक्शन में या आपकी एलोकेशन में इनका कोई रोल नहीं है। बस आप यहाँ से पास और फेल इसको कंसिडर किया जाता है। अगर आप इसको पास करते हैं तब आप रिटन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब रिटन एग्जाम की तरफ अगर हम बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन असल में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मेन या पिवटल पॉइंट है सीएसएस का, क्योंकि इसके 1200 नंबर हैं। 1200 मार्क्स में से एटलीस्ट आपको 600 लाजमी लेने हैं। अच्छा, अब इन रिटन मार्क्स की क्या कंपोजिशन है ये हमारे नेक्स्ट इसी वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जाकर डिटेल के अंदर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो माइटी वेटेज है या जो आपका जो है फाइनल डिसीजन है या आपकी एलोकेशन के अंदर रिटन का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी रिटन की प्रेपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे आपका वाइवा वो से होता है जो कि 300 मार्क्स का है, और इसमें से एटलीस्ट आपको जो है 100 मार्क्स लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने आप ज़्यादा नंबर लेंगे उतने आपकी जो है वो मेरिट के अंदर आप सिक्योर हो जाते हैं फाइनल एलोकेशन के लिए। तो आपने ये जो है मेन सेगमेंट जो हमारे पास बचते हैं वो रिटन एग्जामिनेशन और वाइवा है। इन दो चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है। तो इनके मार्क्स जो है वो मिल के 1200 और 300 1500 नंबर जो है आपके टोटल होंगे सीएसएस की फाइनल के लिए। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और सेंटर्स की बात करते हैं कि सेंटर्स कौन कौन से जो हैं वो होंगे, तो सेंटर्स में जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर होंगे वो सीएसएस का जो पेपर होता है वो एक ही दफ़ा या एक ही टाइम पे हो रहा होता है, और आमतौर पे फरवरी में जो है हर साल पेपर होते हैं। 19 सेंटर जो है पूरे पाकिस्तान में, उनमें बैक वक्त जो है सीएसएस का एग्जाम और एक ही पेपर जो है सारे सेंटर्स में आता है। इसके अंदर ये जो सेंटर्स की लिस्ट है मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आप देख सकते हैं। जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे गुजरांवाला, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, यानी जो लोग जहाँ पे रहते हैं उनके जो एडजेसेंट सेंटर है या उनको जो नज़दीक पड़ता है सेंटर उसमें से अपना चूज़ कर सकते हैं। जब आपने अप्लाई करना है रिटर्न के लिए आपने वहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि बाद में रिटर्न के सेंटर के चेंज करने की इजाज़त नहीं होती। उसके लिए भी एक रूल है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आप सेंटर आप लेना चाहते हैं उसको पहले जो है वो सोच समझ के जिसको रखें। और उसके बाद जो है इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो इंटरव्यू के लिए जो वाइवा वोसे के लिए सेंटर्स हैं वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा। बाद दफ़ा किसी सेंटर में इंटरव्यू नहीं भी हो रहे होते, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स पे कि कितने स्टूडेंट्स जो इन्होंने अप्लाई किया है। और अगर तो स्टूडेंट्स कम हो तो फिर सिर्फ मेजर सिटीज़ में जो है सेंटर जो है उनको वाइवा कंडक्ट किया जाता है या इंटरव्यू लिया जाता है उसका। तो ये जो हैं ये 6 सेंटर्स बनते हैं वाइवा वोसे के लिए। अब अगर हम चेंज ऑफ सेंटर की बात करें तो उसके रूल्स के बारे में कि रिटन एग्जामिनेशन का जो सेंटर आप एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं वो चेंज नहीं होगा, ये मेंशन है रूल में। हाँ, अगर कोई इंसान जो है एप्लीकेशन जो है वो कैंडिडेट कमीशन के पास लेके जाता है, कोई सीरियस रीज़न देता है तो दैन इन केस, लेकिन अदरवाइज या मोस्टली वो सेंटर चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है हमारा रूल नंबर 4 दैट इज़ परटेनिंग टू एज, कि एज किस तरह से कैलकुलेट करनी है। और स्टूडेंट्स के दरमियान एक बहुत बड़ा मिथ है और बड़ा एक प्रॉब्लम का बायस बनता है। लेकिन मैं आज आपके साथ एक सिंपल स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि आपने किसी भी ईयर या किसी भी अटैम्प्ट के लिए अपनी एज को जो है किस तरह एक सिंपल वे में जो है कैलकुलेट करना है। तो आज मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ 2026 के लिए या 2026 के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है वो यही है। लेकिन इसके अलावा आप इस फार्मूला के तहत किसी भी ईयर में फॉर द अपकमिंग ईयर्स फॉर आफ्टर 2026 भी आप एज अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी एज कैलकुलेशन की तरफ। हमारे पास 2 एज लिमिट्स हैं, एक अपर एज और एक लोअर एज। फेडरल की तरफ से वो है 21 to 30 ईयर्स, यानी कोई भी स्टूडेंट्स जो है जो अपीयर होना चाह रहा है उसकी उम्र जो है 21 साल से कम ना हो और उसकी उम्र जो है 30 साल से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा 2 ईयर्स रिलैक्सेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे कि रिलैक्सेशन जो है किस केस में है या किन स्टूडेंट्स को जो है वो अवेल कर सकते हैं रिलैक्सेशन। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो एज है आपकी वो किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एज कैलकुलेट होती है, आपने जो सी अटैम्प्ट देनी होती है उससे
एक साल पहले यानी फॉर एग्जांपल 2026 की जो अटेम्प्ट है उसकी एज जो कैलकुलेट होगी वो 31 दिसंबर 2025 के मुताबिक होगी। अच्छा, इसके सिंपल सी रीज़न मैं आपके साथ बता देता हूँ कि जो ऐड आता है वो पिछले साल में आता है। फॉर एग्जांपल 2026 का जो ऐड आएगा, जो रिटर्न एग्ज़ाम 2026 में होगा फरवरी में, उसका ऐड जो है वो अगस्त में आएगा। तो आप अप्लाई कर देते हैं अगस्त में 2025 में, तो इसलिए जो एज कैलकुलेट होती है, एज मेजर होती है, वो होती है 31 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग। तो जो स्टूडेंट्स अब अगर 2026 में अपीयर होना चाहते हैं उनकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 31 दिसंबर 2025 के मुताबिक होगी। अब अगर आपने अपर एज कैलकुलेट करनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, आप अपनी एज में से जो है फॉर एग्जांपल आपने 2025 31 दिसंबर 2025 के मुताबिक एज कैलकुलेट करनी है, तो अपर एज कैलकुलेट करने के लिए आप यूँ कीजिए कि आप इस डिजिट में से 30 डिजिट जो है माइनस कर लीजिए। लाइक 2025 है तो आप उसको जो है 30 जब पीछे लेके जाएंगे तो 1995 आ जाएगा। यानी आप ये लास्ट वाला हिस्सा सेम रहने दें और यहाँ से जो है 30 साल पीछे आ जाएं, तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा इजी वे है। फॉर एग्जांपल 2025 में से अगर आप 10 कम करेंगे तो 15 रह जाएगा, फिर मज़ीद 10 कम करेंगे तो 2005 रह जाएगा, फिर मज़ीद 10 कम करेंगे तो 1995 आ जाएगा। तो ये देखें सीधी ब्रैकेट जो है आपने एक राउंड फिगर्स में आ जाना है 1995 से लेकर 2025, ये 30 साल जो है पूरे हो जाते हैं। अच्छा, आप अगर 1995 के किसी भी महीने में पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए ज़रूरी है आपको 1996 में आप पैदा हुए हों, तब आप जो है एक अटैम्प्ट ले सकते हैं। यानी मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़र्क किस तरह से निकलता है। फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1995, तो आप जो है वो स्टूडेंट्स जो कि 1 जनवरी 1995 या इससे पहले 94, 93, इससे पीछे जितने भी साल हैं तो वो ओवर एज हो चुके हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल आप पैदा हुए हैं 1 जनवरी 1995 को, तो 31 दिसंबर 2025 तक जो है आपकी एज जो है वो हो चुकी होगी 30 साल 11 माह, यानी 30 पूरे हो के ऊपर 11 माह हो चुके हैं। इसका मतलब आप ओवर एज हो चुके हैं। और इसी तरह अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1995, तब भी आप नहीं एलिजिबल है, क्योंकि 31 दिसंबर से जो है 31 दिसंबर 2025 तक, तो उस वक्त तक आपकी जो एज है वो 30 साल पूरे हो चुके हैं, ऊपर 0 मंथ और 0 डेज़ हैं, यानी आप ओवर एज फिर भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2025 के अकॉर्डिंग जो है आपको 1995 में नहीं फॉल करना चाहिए, 1996 में फॉल करना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। यानी जिस साल में अपनी एज कैलकुलेट करनी है जब ऐड आएगा तो आपने जो है ये मेक श्योर करना है कि अगर आप उसमें से 30 माइनस करते हैं, उसका लास्ट वाला फिगर जो है वो अगर 2026 में आ रहा है तो आपको 1997 में होना चाहिए, 1996 में नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर 2025 में ऐड आ रहा है तो आपको 1995 में नहीं होना चाहिए, 1996 में होना चाहिए। अब अगर आप इसी तरह लेते हैं कि अगर आप पैदा हुए हैं 1 जनवरी, यानी एक दिन सिर्फ बड़ा है, 31 दिसंबर की बजाय 1995 की बजाय आप 1 जनवरी 1996 में पैदा हुए हैं, तो अब आपकी एज देखें कितना डिफरेंस आ रहा है, 29 साल 11 माह और 30 दिन, एक दिन का फ़र्क पड़ गया है, मतलब 29 साल 11 माह और 30 दिन, अब आप एलिजिबल हैं। तो ये जो डिजिट है लास्ट वाला वो आपका जिस साल का ऐड आया है उसके साथ जो है मैच नहीं होना चाहिए, उससे जो एक है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे आप आसानी से अपनी जो एज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपकी जब साल आगे वाला गया है, चाहे वो एक दिन का फ़र्क पड़ा है, लेकिन आपकी जो एज है वो 11 माह और 30 दिन हो चुकी है, ये कंप्लीट 30 इयर्स बन चुकी थी। तो एज जो है इस तरह कैलकुलेट की जाती है। अब अगर हम चेक करते हैं अंडर एज को, तो अंडर एज के लिए जो है सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपने 2026 में अपीयर होना है, फिर उसी तरह जो आपकी एज कैलकुलेशन होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू दिसंबर 31, 2025। तो वो अटैम्प्ट को हम 2026 की कहते हैं। अब अंडर एज के लिए आपको जो है 21 साल जो है या इससे जो है कम नहीं होना चाहिए, 21 साल कम से कम आपकी जो है उम्र होनी चाहिए, नॉट बिलो 21। अब अगर आप इसी तरह 20 साल माइनस कर लें अपनी उस कैलेंडर में से, 2025 है तो इसमें से आप 20 माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग जो है आप 2005 में आ जाएंगे, ठीक है, लोअर एज के लिए। जब आप 2005 में आ जाएंगे तो आप जो है वो स्टूडेंट्स यू शुड बी बॉर्न ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2005। तो इसके लिए आपको 1 जनवरी 2005 या इससे पहले यानी 2004, 2003 इन सालों में पैदा होना चाहिए। अगर आप 2 जनवरी को भी पैदा हुए हैं तो आपकी एज जो है वो एलिजिबल नहीं होगी। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आप पैदा हुए हैं 2 जनवरी 2005 को, तो आपकी एज कैलकुलेट हो रही है 31 दिसंबर 2025 के मुताबिक, तो आपकी एज बन जाएगी 20 साल 11 माह और 29 दिन। अब इसमें से एक दिन कम हो गया है 12 माह पूरे होने से। लेकिन अगर आप पैदा हुए हैं 1 जनवरी 2005 को, तो 31 दिसंबर 2025 के मुताबिक आपकी जो एज बनेगी वो ये होगी 20 साल 11 माह 30 दिन, यानी आप जो हैं पूरी जो है वो एलिजिबल है, आप 20 साल पूरे हो चुके हैं आपके। तो इस तरह जो है आप
एलिजिबल होंगे, यानी वो स्टूडेंट्स जो कि 1 जनवरी 2005 या इससे पहले हैं वो एलिजिबल हैं, यानी 2004, 2003। इसके अलावा जो इसके बाद हैं, जो 2 जनवरी को भी पैदा हुआ है 2005 में, वो एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा आपका यू आर नॉट एप्लीकेबल इफ़ यू आर बोर्न ऑन 2 जनवरी, या उसके बाद यानी 2006 में, 2007 में, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं। आप फिर उम्र जो है वो कम पड़ जाएगी। ये देखें, अगर आप 2 जनवरी 2005 को पैदा हुए हैं तो आपकी उम्र हो जाएगी 20 साल 11 माह और 29 दिन। तो चूँकि एज हमारी जो है आगे बढ़ रही है, तो इसलिए जो है 20 साल 11 माह और 30 दिन, यानी 2005 से पीछे जो है अगर आप जाएंगे, जो स्टूडेंट जो है वो 1 जनवरी 2005 या इससे पीछे यानी 2004, 2003 में पैदा हुआ है वो एलिजिबल है। और अपर एज के लिए जो है जो स्टूडेंट जो है वो 1996 1 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2005 तक है, वो एलिजिबल होगा। तो इस तरह आप इस फार्मूला के तहत जो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने सिंपली आपको बता दिया कि आपने करना क्या है कि अपनी एज के एंड में से जो है 30 अपर एज के लिए इसमें से जो है 30 जो है पीछे चले जाएं। लास्ट डिजिट जब अगर मैच कर रहा है आपका उसके साथ, यानी 2025 है, तो अगर आप 1995 में किसी भी इस महीने में पैदा हुए 1995 के, तो आप एलिजिबल नहीं है। एटलीस्ट आपको 1996 यानी 1 जनवरी 1996 या उसके बाद पैदा होना चाहिए। और अगर आप लोअर एज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको जो है उसमें से 20 पीछे चले जाएं उस डिजिट के, यानी अगर 2025 है तो 2005 में आ जाएं, यानी 20 कम करें। तो अगर आप 1 जनवरी 2005 जो है उसके बाद पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, 1 जनवरी 2005 से पीछे अगर आप पैदा हुए होंगे, उससे पहले पैदा हुए होंगे, फॉर एग्जांपल जो है 2004 में या इस दिन तक, तो फिर आप एलिजिबल होंगे। आपकी उम्र जब 21 में स्टार्ट हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप 2 जनवरी को भी पैदा हुए हैं तो आपकी उम्र जो होगी वो 20 साल 11 माह 29 दिन होगी। अब जैसा कि ये प्रिस्क्राइब्ड एज थी, अब रूल के तहत यह नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द कंपैरेटिव एग्जामिनेशन अनलेस ही इज़ नीदर बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स नॉर अबव द एज ऑफ 30 ईयर्स ऑन द कट ऑफ डेट, कि ना ही वो जो है 21 ईयर्स से कम का हो और ना ही वो 30 साल से ज़्यादा का हो। इसका तरीक़ेकार जो है हम आपके साथ जो है वो क्लियरली मैंने आपको बता दिया वीडियो के अंदर। ये भी मैंने एक मिसाल दी है, लेकिन आप जो है वो मैंने कैलकुलेशन का जो तरीक़ाकार बताया उसमें से डिटरमिन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब एज रिलैक्सेशन की तरफ, के जो एज रिलैक्सेशन है 2 साल के ऊपर एज रिलैक्सेशन है वो किन केसेस में। सीएसएस में मैं आपको बताता चलूँ कि आपको 2 साल तक जो है मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिल सकती है अपर एज में। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट शामिल हैं वो स्केड्यूल कास्ट में हैं और इसके अलावा बुद्धिस्ट कम्युनिटी, लेकिन उनको एक सर्टिफिकेट पेश करना होगा अपने क्लेम के लिए। और इसके लिए जो है कमीशन जो है प्रिस्क्राइब करता रहता है एप्लीकेशन के साथ एक परफॉर्मा, और उसको जो एंडोर्स करेगा वो डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई और पर्सन जो है जिसकी अथॉरिटी होगी या जिसके बिहाफ पे जो है ये प्रूव किया जा सकेगा कि वो उससे बिलोंग करता है। स्केड्यूल्ड कास्ट के अंदर जो है कुछ हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि दलित हैं या और कम्युनिटीज़ शामिल हैं। तो ये लोग जो है इनको अपर एज रिलैक्सेशन 2 साल की जो है हासिल है। फिर इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स जो कि रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स में हैं। रिकग्नाइज्ड ट्राइब से क्या मुराद है, जो कि परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उन एरियाज़ के जो कि नीचे मेंशन किए गए हैं, या उनकी फैमिलीज़ जो हैं इसके अलावा इन एरियाज़ में रह रही हैं, और उनको भी एक सर्टिफिकेट इस तरह का पेश करना होगा, जो कि एप्लीकेशन के अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया गया है जो कि एंडोर्स्ड होगा डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके लिए जो है इसमें बलूचिस्तान शामिल है, उसके बाद ट्राइबल एरियाज़ ऑफ DI खान, डेरा इस्माइल खान एंड पिशावर डिवीजन्स, जिसके अंदर फॉर्मर फ्रंटियर स्टेट्स दीर, स्वात, चित्राल और अम्ब ये शामिल हैं। फिर इसके बाद जो है फॉर्मर एक्सक्लूडेड बलोच एरिया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द डेरा गाजी खान, साबका जो है बलोच एरिया को छोड़ के वो एरिया जो कि डेरा गाजी खान और राजनपुर डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल हैं। फिर फॉर्मर ट्राइबल एरियाज़ ऑफ मर्दान, हज़ारा डिवीजन्स, और इसके अलावा अपर तनावल एरिया ऑफ हज़ारा डिवीजन्स। तो इसके अलावा जो है 2 साल की रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि परमानेंट रेजिडेंट्स हैं आज़ाद कश्मीर टेरिटरी के, उनको भी एक सर्टिफिकेट जो है वो पेश करना होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है, जिसमें उनका आज़ाद कश्मीर के साथ जो बिज़नेस है या ताल्लुक़ है जो शो हो रहा है। फिर इसके बाद जो है द कैंडिडेट हु आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इसमें गिलगित, दयामीर, बल्तिस्तान, गिज़र एंड गोंची जो है ये इलाके शामिल हैं। और इसके अलावा जो है स्पेशल कैंडिडेट्स जो कि फ़िज़िकली इम्पेयर्ड हैं, सुनने में या बोलने में या आँखों से देखने में, इनको भी जो है अपना एक सर्टिफिकेट पेश करना होगा। यानी समाज से महरूम जो लोग हैं, उसके अलावा जो है देखने से नबीना या अंधे लोग हैं, या फिज़िकली जिनको और कोई डिसेबिलिटी है जो कि फ़िज़िकली इम्पेयर्ड की कैटेगरी में शामिल हैं,
इन सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल शामिल हैं, यानी जो हाज़र सर्विस फौजी हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। बाज़ दफ़ा कुछ गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो इनिशियली जो है कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज़ को जॉब देते हैं, या इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक्सटेंडेबल भी होता है। फिर इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनके लिए भी हु पोजेस अ मिनिमम ऑफ 2 years कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस। अच्छा, इसके लिए शर्त यह है कि जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए, जो गवर्नमेंट सर्विस की बिहाफ पे जो है रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एटलीस्ट 2 years की कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए कट ऑफ डेट के मुताबिक। यानी वो कट ऑफ डेट का और उसका फ़र्क ना आ रहा हो, यानी वो इस तरह समझ लें कि आपकी एज के अंदर शामिल करके वो आपको रिलैक्सेशन मिल रही है। ये नहीं है कि आपकी सर्विस जो है वो 2 साल के बाद जिसमें गैप आ रहा है और फिर आप रिलैक्सेशन क्लेम करें, ऐसा नहीं है। आपकी एज के अंदर शामिल करके कंटिन्यूस अगर उसको हम शामिल करें एज के अंदर, तो आपकी एज जो है वो एलिजिबल सर्कल के अंदर शामिल होनी चाहिए। फिर वो एम्प्लॉइज़ जो कि नेशनलाइज्ड बैंक्स के हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, या ऑटोनमस बॉडीज़ के हैं, या दूसरी सेमी ऑटोनमस बॉडीज़ के हैं, उनको जो है ये एज रिलैक्सेशन हासिल नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ये मैंने सर्कल कर दिया। फिर एक और शर्त इसमें यह है कि किसी अगर एम्प्लॉई ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव जो ली हुई है, तो उसका जो पीरियड है वो भी जो है रिलैक्सेशन के पीरियड में जो है शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी एक बात ज़हन में रख लें आप। इसके अलावा किसी किस्म की रिलैक्सेशन जो है जो वो नहीं दी जाएगी। आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो कहाँ से उसको जो है मेजर किया जाएगा या उसको जो है कंसिडर किया जाएगा, तो एक सबसे पहले इसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है वो एलिजिबल है इसके लिए। आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि बाज़ दफ़ा पे होता है मैट्रिक में अगर नहीं लिखा हुआ तो सेकेंडरी स्कूल जो है वो, या हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो कंसिडर हो जाएगा। इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो है आपका इंटर शामिल है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द प्रिंसिपल और हेड मास्टर ऑफ द स्कूल फ्रॉम वेयर अ कैंडिडेट हैज़ पास्ड हिज जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, जैसे ओ लेवल है या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, जीसी लेवल है, शोइंग द डेट ऑफ बर्थ इन द स्कूल एडमिशन रजिस्टर। तो अगर आपका इन दोनों में मेंशन नहीं है, तो आपका जो जहाँ से आपने स्कूल में मैट्रिक में दाखिला लिया था वहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है, वहाँ से जो है इसको जो है डिटरमिन किया जाएगा। और अगर कोई क्रिश्चियन कैंडिडेट है तो बैप्टिस्मल और बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई होगा, उसका एप्लीकेबल है। फिर डिसीजन एज टू विच सर्टिफिकेट में बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ डेट ऑफ बर्थ रेस्ट्स विद द कमीशन। ये कमीशन डिसाइड करता है कि किसको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। ये इन एक्सेप्शनल केसेस में है, क्योंकि मोस्टली आपकी मैट्रिक की जो डेट ऑफ बर्थ है या जो उसके ऊपर आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो डिग्रीज हैं, उन पर जो है मेजर होती है, वो वहीं से ली जाती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि किसी जगह पर अगर नहीं लिखी तो इन दैट केस फिर उसकी जो अदर ऑप्शंस हैं वो कंसिडर की जाती हैं। फिर इसमें यह है नेक्स्ट कि अगर एक दफ़ा डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने क्लेम कर दी कैंडिडेट ने और कमीशन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट में, दैट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। जी, तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की तरफ के सीएसएस के लिए जो है आपको क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, कितनी आपकी जो है मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए और उसका क्या जो है स्टैंडर्ड जो है होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक कैंडिडेट जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में जा रहा है उसके पास एटलीस्ट सेकंड डिवीजन या ग्रेड सी की डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की। अच्छा, इसमें बैचलर से मुराद ये है कि 14 ईयर्स एजुकेशन जो कि एक्सेप्टेबल है, लाइक इसमें बीकॉम भी हो सकता है, बीएस भी हो सकता है, एडीपी भी हो सकता है, जो प्रोग्राम जिस वक्त चल रहे हैं किसी भी लिहाज से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, या इसके इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपने कुछ और इंजीनियरिंग वगैरह की है या किसी मेडिकल के प्रोफेशन से आप वाबस्ता हैं, तो आपके पास, या बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी की है, कोई और इस तरह का डिप्लोमा किया है जो कि रेगुलर स्टडीज़ में नहीं आता, तो आपको उसके इक्विवेलेंट जो है 14 ईयर्स की जो है एजुकेशन वो मिल जाती है। तो आपको वो HEC से लेनी होगी जो कि कंपेरेबल हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। यानी अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी कोई आपने तालीम हासिल किया तो उसका आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो पेश करना होगा। HEC उसका इक्विवेलेंस आपको दे देती है, आप अप्लाई करते हैं तो। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है कि अगर बाज़ लोग होते हैं उनका जो है वो ट्रांसक्रिप्ट मिल चुका होता है लेकिन डिग्री के लिए वो वेट कर रहे होते हैं, या उनका जो है काम ख़त्म हो चुका होता है एग्ज़ाम फाइनल देने के बाद, वो वेट कर रहे होते हैं डिग्री के लिए, तो उसको प्रोड्यूस करना होगा एक सर्टिफिकेट जो कि ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है कंसर्न डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, यानी जो उसका वीसी है या जो भी उस यूनिवर्सिटी का जो है कंट्रोलर है, उससे आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा और वो ये शो करेगा कि कैंडिडेट जो है उसने तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी कर दी हैं उस डिग्री की और उसने क्लियर और पास कर लिया एग्जामिनेशन को उस डिग्री के लिए कट ऑफ डेट से पहले पहले। यानी आपका जो रिटर्न वाला पोर्शन है सारा, या जो उसकी रिक्वायर्ड एजुकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कैंडिडेट जो है उसके लिए फिर ये रिक्वायर्ड होगा कि वो फाइनल के आने से पहले पहले कमीशन को जो है अपनी डिग्री प्रोड्यूस करेगा। यानी अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रूल है, तो आप जो है अपना रिजल्ट कार्ड या उसके साथ जो है अपने यूनिवर्सिटी से जो है ये एक होप सर्टिफिकेट या आप जो है उसके
पास से एक लिखवा के दे सकते हैं कि जो है स्टूडेंट उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स ने मीट कर ली हैं, तो उसकी डिग्री जो है वो इस डेट तक आ जाएगी और वो फाइनल रिजल्ट में आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। फिर एक कैंडिडेट जिसने ऑब्टेन किया 3rd डिवीजन या डी ग्रेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अपनी बैचलर डिग्री में, क्योंकि आप बैचलर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर का होना ज़रूरी नहीं है, वो एक इजाफी शर्त है। लेकिन अगर आपके पास उसमें सी ग्रेड है या आपकी 2nd डिवीज़न नहीं है, 3rd डिवीज़न है, तो आप फिर भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन उस सूरत में आपको जो मास्टर है अगर आपने किया होना चाहिए या उससे बाद कोई डिग्री की होनी चाहिए, उस डिग्री के अंदर आपकी 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, तो आप फिर मास्टर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उस जो आपका ग्रेजुएशन है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा या उसको जो है आपको उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी। फिर नेशनलिटी की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेशनलिटी जो है उसके अंदर स्टूडेंट को जो है मस्ट सिटीज़न होना चाहिए पाकिस्तान का, यानी आपको पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, या फिर ऐसा शख्स जो कि नेशनलिटी जो है उसकी जम्मू और कश्मीर स्टेट से जो है बिलोंग करता है। एक ऐसा कैंडिडेट जिसने एक ऐसे शख्स से शादी की है जो कि पाकिस्तान का कैंडिडेट नहीं है, वो एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन एक सूरत है उसकी कि अगर वो शख्स जो है वो शादी कर लेता है किसी फॉरेन नेशनल से, किसी भी कंट्री के जिसको रिकग्नाइज़ करती है फेडरल गवर्नमेंट, तो उसको परमिशन लेके अगर उसने शादी किया है गवर्नमेंट से, तो उसको फिर एलिजिबल जो है वो कंसिडर किया जाएगा, यानी उसने फेडरल गवर्नमेंट की जो है अप्रूवल दी है शादी से पहले, तो उसको जो है फिर वो सीएसएस के लिए एलिजिबल समझा जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम डोमिसाइल की तरफ। डोमिसाइल जो है वो एक सबूत है, एक जो है आपके पास टेस्टिफिकेशन है जो कि शो करता है कि आप किस एरिया किस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो आपको जब रिटर्न एप्लीकेशन आप दे रहे हैं तो आपको उसके साथ जो है डोमिसाइल जो है प्रोड्यूस करना होता है, और बाद स्टूडेंट्स जो है डोमिसाइल उनके पास नहीं होता, तो ये बड़ी आसानी से आप बनवा सकते हैं, बल्कि अब तो एक दिन में बन जाता है ये डोमिसाइल। आप जो है अगर कोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो है एक सेपरेट सा उन्होंने एक ऑफिस कायम किया डोमिसाइल के लिए। तो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट जो है पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप के जो एक्ट है 1951 उसके अकॉर्डिंग जो है उन रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और इसके अंदर ये शो किया जाता है कि जो शख्स है वो किस रीजन से बिलोंग करता है या किस एरिया से बिलोंग करता है। अब वो कैंडिडेट जिनकी नेशनलिटी जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनको एक एप्लीकेशन देनी होगी जिसके साथ एक सर्टिफिकेट होगा जो कि इशू करेगा डिवीजन टू विच बिजनेस ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर स्टैंड्स, यानी जिस एरिया से या जिस जगह से जम्मू एंड कश्मीर से बिजनेस जो है वो बिलोंग करता है, इनका ताल्लुक है, और उसको साइन करेगा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम। फिर वो स्टूडेंट्स जिनका जो है आज़ाद जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक़ है वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट देंगे एप्लीकेशन के साथ, और उसको भी जो है डिप्टी सेक्रेटरी से बिलो रैंक का जो ऑफिसर वो साइन नहीं कर सकता। और एप्लीकेशन के वक्त ही आपको ये सबमिट करवाना होता है, जब रिटर्न के आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं रिटर्न के लिए, जब आपने हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है और साथ आपको टेस्टेड फॉर्म में ये सेंड करनी होती है इसकी कॉपी। फिर डोमिसाइल वंस क्लेम्ड बाय कैंडिडेट एंड एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू कंपैरेटिव एग्जामिनेशन शैल बी फाइनल, जिसको आपने पहली अटैम्प्ट में मेंशन कर दिया वही आपका फाइनल कंसिडर किया जाएगा, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकेंगे नेक्स्ट सिलेक्शन पे, वो आपके प्रोफाइल में जो है वो ऐड हो जाता है। फिर अगर आप पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपने जो फर्स्ट टाइम जो है डोमिसाइल दिया था वही आपका फाइनल कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद जो है आपको चेंज करने की इजाज़त नहीं होगी। नेक्स्ट प्रोसीजर एप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई करनी है आपने सीएसएस के लिए। तो सबसे पहले जो है एमपीटी टेस्ट होता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। एफपीएससी की ये वेबसाइट दी हुई है, आप गूगल पे अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टाइप करते हैं इस तरह से तो आपका जो है ये पेज ओपन होगा आपके सामने। ये देखें, ये इनका होम पेज है, और इस पेज के ऊपर जो है आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है ब्लॉग्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, सीएसएस रिजल्ट्स हैं। तो इसके अंदर आपने जो है अगर आप सर्विसेज पे जाते हैं तो ये देखें सेकंड नंबर पे ये है सर्विसेज। तो यहाँ पे जाके आप देखते हैं इंट्रोडक्शन रूल्स एंड सिलेबस एमपीटी एग्जाम। तो सबसे पहले आपने एमपीटी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन उससे पहले एडवर्टाइजमेंट जो है वो आनी चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको न्यूज़पेपर से या किसी भी सोर्स से मिल जाती है। वैसे आप यहाँ से भी चेक करते रहते हैं। एडवर्टाइजमेंट मोस्टली जो है ये जुलाई या अगस्त के महीने में आ जाती है, आमतौर पे जुलाई में आ जाता है ऐड पहले। इसके अंदर सारा स्केजुअल जो है वो डिस्कस होता है। फिर एमपीटी एग्जाम यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप एमपीटी एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने की ऑप्शन होगी, अब तो वैसे ख़त्म हो चुकी है। तो ये एमपीटी के रूल्स हैं। एमपीटी के लिए मैंने अलग से एक वीडियो जो है वो बनाई हुई है जिसके अंदर सारी चीज़ें मैंने A to Z और पेपर भी डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद एमपीटी देने के बाद जो है फर्दर आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप रिटर्न के लिए एलिजिबल होते हैं, यू स्टैंड एलिजिबल फॉर रिटर्न। चलिए बढ़ते हैं अपने रूल्स की तरफ। तो रूल्स के अंदर हम बात कर रहे थे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देनी होती है क्लोजिंग डेट से पहले, और वो आमतौर पर जो है 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट है, लेकिन उससे पहले जो है आपको टाइम दिया जाता है कि आप जो है दिसंबर में किसी भी डेट में जो है 10 दिन होते हैं आपके पास
हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, जब आप एक दफ़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा जी, उसके बाद प्रिंटेड कॉपीज़ ऑफ ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। वो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की थी उसकी जो कॉपीज़ हैं उनके ऊपर आपने साइन करके, और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट जो मेंशन किए एप्लीकेशन में वो आपने लगाने होते हैं। इसके अलावा ओरिजिनल ट्रेजरी रिसीट में बी अटैच्ड विद इट एंड डिस्पैच्ड टू द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। आप इसके साथ जो है ओरिजिनल जो है अपनी रिसीट वो भी पेस्ट करेंगे ताकि वो कमीशन के हेडक्वार्टर्स में 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाए क्लोजिंग डेट के। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी या इसके अंदर कोई गलती पाएगी तो वो आपको जो है रिजेक्शन हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ रीच्ड, अगर वो लेट पहुंचती है 10 दिन के बाद पहुंचती है तो कमीशन जो है वो ज़िम्मेदार नहीं होगा इस चीज़ का। आपने मेक श्योर करना है कि आप अच्छे कुरियर जो है उसको यूज़ करें, और अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसको बाय हैंड इनिशियल साइन के साथ उसको ठीक कर सकते हैं उस प्रिंटेड फॉर्म में जो आपने हार्ड कॉपी ली थी। उसके बाद फिर चेंज जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने देखते हैं कि आपसे कोई गलती हो गई है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, तो आप उसको जो है जो अब आपने हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है उसकी प्रिंट लेके तो आप उसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं पेन के ज़रिए। अगर आपने हार्ड कॉपी के साथ जो है कोई सर्टिफिकेट जो आपने ऑनलाइन में मेंशन किया था अगर आप नहीं करते तो फिर आप जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए आप ये भी मेक श्योर करना है कि आप सारी जो चीज़ें साथ पूरी करके जो है उनको फिर जो है पोस्ट करें। और अगर सिग्नेचर आप नहीं करते अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पे तो आपको जो है 250 रुपये जो है कमीशन के हेड अकाउंट में जमा करवाने होंगे, लेकिन ये भी शर्त होनी चाहिए। इसके अलावा आपने कोई और चीज़ मिस नहीं की। सेपरेट कैंडिडेट्स जो हैं उनको अपनी लहदा जो है पोस्ट करना होगा डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं होगा कि 2 कैंडिडेट्स इकट्ठे जो हैं वो अपने एक ही एनवेलप में जो है उसको पोस्ट कर दें, तो वो कंसिडर नहीं किए जाए। कमीशन की जो फ़ी है रिटर्न की वो आप किसी भी बैंक में, नेशनल बैंक में जमा करवा सकते हैं, और ये उसका जो है टाइटल हेड है। 2200 रुपया फ़ीस है वो, लेकिन वो अगर चेंज होती है वक्त के साथ, लेकिन आमतौर पे यही जो है इन्होंने मेंशन की हुई है 2200 रुपीज़। और इसके अलावा कैश, पोस्टल ऑर्डर्स या बैंक ड्राफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ओरिजिनल ट्रेजरी रिसीट फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन मस्ट बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है उसकी हार्ड कॉपीज़ अप्लाई करने के बाद आपने जो है उसकी रिसीट जो है वो एप्लीकेशन उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंड करना है। और एक और चीज़ जो है आपका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने पहले ऑनलाइन के लिए अप्लाई करना है वेबसाइट के थ्रू, और फिर उसके बाद जो है आपको उसके जो प्रिंट लेके हार्ड फॉर्म में जो सर्टिफिकेट्स हैं और एप्लीकेशन है उसके ऊपर साइन करके और साथ टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगा के फिर आपको उनको पेस्ट करना होता है इस्लामाबाद में FPSC के ऑफिस में। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं जो एक्चुअल जो रिटर्न है उसकी क्या कंपोजिशन है, कितने मार्क्स हैं और किस तरह आपने इसको क्वालिफाई करना है। अब ये जो पार्ट है रिटर्न का 1200 मार्क्स का, ये आफ्टर MPT जो है इसके बारे में मैं बात करने लगा हूँ, क्योंकि MPT जो है वो तो आपका पहले हो चुका होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल मार्क्स में या एलोकेशन में इंक्लूडेड नहीं है। वो सिर्फ जस्ट पास या फेल है। अगर आप पास करते हैं तब आप एलिजिबल होंगे रिटर्न के लिए या रिटर्न के एग्जाम के लिए। और MPT देने के बाद जो है अब आप चलते हैं असल जो हमारा टारगेट है रिटर्न का, जो 1200 मार्क्स हैं उसके अंदर कंपलसरी जो है उसके 600 मार्क्स हैं और उसके बाद ऑप्शनल जो है उसके 600 मार्क्स हैं। अब हम आगे आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल मार्क्स आपने किस तरह सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ग्रुप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहला रूल ये है कि जो आपने कम्बिनेशन ले लिया ऑप्शनल का वो आपका फाइनल होगा, यानी जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन कर दिया था इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकेंगे उस अटैम्प्ट में। नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस अटैम्प्ट में जिस साल के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया है वो आपका फाइनल कंसिडर हो जाएगा सब्जेक्ट्स। अगर कोई कैंडिडेट जो है किसी पेपर को मिस कर देता है कंपलसरी या ऑप्शनल, एक पेपर भी अगर वो मिस करता है, चाहे कोई भी रीज़न हो, कोई मेडिकल ग्राउंड हो, उसको दोबारा रीअपीयर होने की इजाज़त नहीं होगी और उसकी जो अटैम्प्ट है वो उस एक अटैम्प्ट उसकी जो है वो कंसिडर हो जाएगी, यानी वो ज़ाया हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है 3 चांसेस जो हैं कोई भी कैंडिडेट जो है वो ले सकता है अपनी एज लिमिट्स के अंदर अंदर, यानी 3 से ज़्यादा दफ़ा कोई भी कैंडिडेट जो है वो अटैम्प्ट्स नहीं ले सकता। इवन कि आप अगर एज रिलैक्सेशन भी आप उसको जो है अवेल कर रहे हैं फिर भी आप 3 अटैम्प्ट्स ले सकते हैं अपनी लाइफ में CSS की। हाँ, PMS की अगर आप अटैम्प्ट लेते हैं तो वो सेपरेट हैं, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब अगर कोई कैंडिडेट जो है पेपर में अपीयर हो जाता है तो उसका जो चांस है वो समझा जाएगा कि उसने एक अटैम्प्ट ले ली है, चाहे वो एक पेपर में भी जो है वो अपीयर हो गया है, चाहे उसने जो है आंसर शीट खाली ही क्यों ना वापस कर दी हो, तो उसकी जो वो अटैम्प्ट है उसको समझा जाएगा कि उसकी अटैम्प्ट जो है वो हो चुकी है। हाँ, अगर आप पेपर में अपीयर नहीं होते, आपने अप्लाई किया था लेकिन आप किसी भी पेपर में अपीयर नहीं होते, हाज़िरी नहीं लगाते, तब जो है आपकी अटैम्प्ट जो है वो कंसिडर नहीं होगी, खाली अप्लाई करने से नहीं। लेकिन अगर आपने पेपर में जाके अपीयर हो गए हैं, एक पेपर में किसी भी पेपर में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है, तो फिर आपकी वो अटैम्प्ट जो है वो समझी जाएगी कि आपकी वो अटैम्प्ट हो चुकी है।
अगर कोई कैंडिडेट अपनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स को छुपाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर वो जानबूझ के नहीं बताता है कि उसने पहले कोई अटैम्प्ट लिया या नहीं है, उसको जो है वो धोखा देने की कोशिश करता है कमीशन को, तो ये एक कानूनी तौर पे जुर्म समझा जाएगा। और कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपने आईडी कार्ड के बगैर, CNIC के बगैर जो है पेपर में नहीं बैठ सकेगा। और उसके अलावा जो है रोल नंबर स्लिप आपकी जो है एडमिशन सर्टिफिकेट जिसको कहा गया है, वो आप डाउनलोड कर सकेंगे कमीशन की वेबसाइट से। यानी आपकी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वहीं से डाउनलोड हो जाती हैं एग्जाम के नज़दीक। अगर आप लेट आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जो टाइम मेंशन था, तो आपको जो है पेपर में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की तरफ। रिटन के अंदर आपको जो है एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए होंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में। यानी जो पहले 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर से आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं। और आपके जो ऑप्शनल हैं उसके अंदर से आपको 33% मार्क्स हैं वो लेने होंगे इस तरह। और इसके अलावा एक शर्त यह है कि दोनों के मिला के आपको टोटल जो है 50% मार्क्स के एग्रीगेट भी लेना होगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। यानी टोटल जो है 1200 का रिटर्न है, 600 के कंपलसरी और 600 के ऑप्शनल। तो आपको इन दोनों में से एटलीस्ट 600 जो है मार्क्स जो 50% बनते हैं वो लेने होंगे। और इसके अलावा जो है कंपलसरी के अंदर आपको जो है हर पेपर में से 40 नंबर जो है वो लेने होंगे इंडिविजुअली। यानी इंग्लिश ऐसे है तो उसमें से 40 वाला पास कंसिडर किया जाएगा, जबकि ऑप्शनल में अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उसके ईच पेपर में आपको 33 जो है, यानी अगर आप 33 200 का है पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें से आप 66 वाला पास है। लेकिन जो है आपके कंपलसरी, इसमें पासिंग क्राइटेरिया टफ है, इसमें आपको 40 लेने होते हैं ईच पेपर, तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल कंसिडर किए जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स ने रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उन्हें मेडिकल, साइकोलॉजिकल और वाइवा के लिए जो है कॉल की जाएगी। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, अच्छा स्टूडेंट्स ये डिटेल्स हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 100 मार्क्स जो होगा ईच सब्जेक्ट का होगा। इवन के जो 200 मार्क्स के जो हैं पेपर्स, उनमें भी जो है 100 मार्क्स के जो हैं 2 पेपर होंगे। बाकी जो है केसेस में एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का, और हर पेपर का जो दौरानिया है वो 3 घंटे का होगा। इसके अलावा कैंडिडेट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, सिवाय ऐसे के पेपर के और अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स। यानी इन 3 पेपरों के अलावा सब पेपर्स में 20 मार्क्स की जो है ऑब्जेक्टिव शामिल है। अच्छा, इसमें एक और रिलैक्सेशन ये है कि जो 3 पेपर्स हैं जिनको हम जनरल नॉलेज ग्रुप में कंसिडर करते हैं, या यहाँ पे जो मेंशन है लाइक जनरल साइंस एंड एबिलिटी, फिर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, इन 3 पेपर्स में से आपको अकोमोलेटिव या कंबाइन करके आपने जो है 120 मार्क्स लेने हैं। यानी सपोज़ आपके किसी पेपर में 40 से कम भी आ जाते हैं, साइंस में आपने 30 ले लिए हैं, तो करंट अफेयर्स में आपने जो है 50 ले लिए हैं, और पाकिस्तान अफेयर्स में से 40 ले लिए हैं, तो टोटल मिला के आपके 120 हो जाते हैं। फिर भी आप पास कंसिडर किए जाएंगे। यानी इन 3 पेपरों में आपको एक रियायत हासिल है, एक कंसेशन है आपके लिए। तो 3 पेपर्स ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है, टू बी पास कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली आप इनको पास कर सकते हैं 120 मार्क्स लेके 300 में से। फिर इस्लामिक स्टडीज़ जो है उसकी बजाय नॉन मुस्लिम जो है वो कोई और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन ले सकते हैं, मेजर रिलीजन्स, ये दूसरा सब्जेक्ट वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये देखें, ये 6 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी हैं। पहले ऐसे राइटिंग का है 100 मार्क्स का, फिर इंग्लिश प्रेसी है 100 मार्क्स। इन पेपर्स में से आपको जो है 40 लेने हैं मार्क्स, यानी 100 में से आपको 40 मार्क्स वाला पास कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ पे आपको इन 3 पेपरों में से कंबाइन करके जो है 120 लेने हैं। एग्रीगेट या परसेंटेज क्राइटेरिया आपका 40 है, लेकिन कंबाइन करके आप इसमें से एक दूसरे के साथ जो है शेयर कर सकते हैं इनके मार्क्स। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे आपके। आपको MCQs पेपर जो होते हैं वो एक कंप्यूटराइज्ड OMR शीट है, उस पर फिल करने होते हैं। उसके लिए आपको अलग से आंसर बुक दी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर देखें इन्होंने ग्रुपिंग की हुई है, और इसके अंदर जो है ग्रुप 1 में से अगर हम देखते हैं तो मोस्टली 200 मार्क्स के जो है सब्जेक्ट्स हैं। ये कोड नंबर 11 से लेके 15 तक है, और इसके अंदर जो है कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, यानी ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जो शामिल हैं। ये ग्रुप आपका 1 है। इसमें से आप कोई सा एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं, ज़रूरी नहीं कि आपने सब ग्रुप में से कोई ना कोई सब्जेक्ट लेना है। आपने 600 पूरे करने हैं किसी भी तरह से, और उस ग्रुप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रुप 1 में से कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप 200 नंबर से ज़्यादा जो है सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि इसमें से सिर्फ आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, हाँ, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। और अगर आप नहीं भी लेते तो कोई इशू नहीं है, आप किसी और ग्रुप में से जो है कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लें। 600 आपको पूरे करने हैं। तो सपोज़ आप इसमें से जो है
पॉलिटिकल साइंस जैसे मैंने ये मार्क किया है, हम चूँकि ये पढ़ते हैं तो इसमें से आपने 200 का ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें से आप मजीद कोई और सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आपकी ये स्पेस फिल हो गई है। फिर इसके बाद ग्रुप 2 है, इसके अंदर 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट भी हैं, 16 से 17 तक ये उसने यहाँ पे बताया है, ये देखिएगा। और उसके अलावा जो 100 मार्क्स के हैं बाकी 18 से 21 तक। इसके अंदर जो है अगर आप देखते हैं तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें से कह रहा है 1 सब्जेक्ट आप 200 मार्क्स का और 2 सब्जेक्ट्स आप 100 मार्क्स के ले सकते हैं, यानी ये आपकी मर्जी है। और यानी अगर आप इसमें से फिजिक्स ले लेते हैं तो 200 मार्क्स आपके पूरे हो गए। इस ग्रुप की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 200 थी, तो इसमें से आप मजीद देर आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले सकेंगे। हाँ, अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लेते हैं तो साथ आप प्योर मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। अब आपके 200 पूरे हो गए इसमें से, या आप इसमें से कोई भी 100 का भी ले सकते हैं, बाकी बेशक आप ना लें। फॉर एग्जाम्पल आप स्टैट ले लेते हैं, बाकी कोई भी नहीं लेते, तो आपने जो है अभी 100 की पॉकेट जो है वो फिल की है। फिर इसके बाद अगला ग्रुप जो है उसके अंदर आपके पास शर्त है कि आप 100 मार्क एक सब्जेक्ट लेना है, यानी आप इसमें से सिर्फ एक ले सकते हैं 100 का, इससे अलावा नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते इसमें से। फिर इसी तरह जो है ग्रुप 4 है, इसके अंदर से भी आप 100 मार्क का जो एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी सारे ग्रुप्स में जो है आप 100 मार्क्स के जो है वो 1 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पे कंपोजिशन दी है, जो हम मोस्टली चूज़ करते हैं पॉलिटिकल साइंस है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, और इस ग्रुप 5 में से हमने जेंडर स्टडीज़ ले लिया, ग्रुप 6 में से हमने क्रिमिनोलॉजी ले लिया, और ग्रुप 7 में से हमने पंजाबी लिया। ये हमारी वैसे एक जनरल जो है सिलेक्शन है। आप इसी तरह अपनी सिलेक्शन जो है इस ग्रुप की जो है टाइटल देख के उसके मुताबिक जो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रुप्स हैं। तो ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो 11 to 45 सब्जेक्ट्स बनते हैं ऑलमोस्ट इसमें। अच्छा, अब ये देखिए, ये फ़ी जो है सबसे पहले रिटर्न की जो फ़ी है 2200 है, ठीक है। एम्प्टी की फ़ी जो है 500 है, वो इसमें मेंशन नहीं है क्योंकि वो बाद में इंक्लूड हुआ है। और अगर आपने पटिशन फाइल करनी है अपने रीकंसिडर के लिए, रीकाउंटिंग के लिए पेपरों की, क्योंकि रीवैल्यूएशन तो नहीं हो सकती, रूल है कमीशन का, लेकिन आप जो है रीकाउंटिंग करवा सकते हैं कि किसी पेपर में या किसी पोर्शन के आपके जो मार्क्स हैं वो कम तो नहीं हुए, या कोई पोर्शन जो है उसके मार्क्स काउंट होने में रह गए हो, मिसिंग हो, तो उसके लिए 500 फ़ी है। और ये देखें, रीकाउंटिंग ऑफ मार्क्स। फिर इसके बाद जो है फ़ी पे करने का तरीका उन्होंने बताया हुआ कि आपको जो है नेशनल बैंक या किसी भी जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी बैंक है या स्टेट बैंक है, उसमें आप जो है इस काउंट हेड के अंडर जो है फ़ीस आप अपनी सबमिट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है जो पाकिस्तान से बाहर है कैंडिडेट, वो अपनी एप्लीकेशन जो है विदाउट पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फ़ी, यानी फ़ी पे किए बगैर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फ़ी पे करनी होगी एग्जामिनेशन से पहले, यानी जब पेपर देने के लिए आए तब भी वो पे कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा जो है रिटन क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल के प्रोसीजर से गुजरना होता है, और उसके लिए जो है कुछ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं या फिटनेस के स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको हम सबसे पहले देखते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो गुड मेंटल और बॉडी हेल्थ में है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है उस तरह का, या कोई सीरियस इशू जो है वो फेस नहीं कर रहा, ये उसके लिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। सबसे पहले अगर हम हाइट की बात करें तो कैंडिडेट जो है उसकी हाइट जो है वो 1524 मिलीमीटर, जो कि 5 फीट बनते हैं, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए जो है 4.8 फीट है उन पोस्ट के लिए जो कि सीडेंट्री हैं, यानी जिसमें ऑफिस वर्क है, बैठ के करने वाला काम है, फील्ड वर्क नहीं है। और वेट जो है किसी कैंडिडेट का 43.5 किलोग्राम से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बोर्ड जो है वो आपकी हाइट, चेस्ट गिर्थ कैंडिडेट्स की जो है उसको एक कंपैटिबिलिटी, उसकी आपस में सूटेबिलिटी जो है उसको मेजर करता है। पुलिस के लिए जो है एज, हाइट और चेस्ट गिर्थ जो है वो इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लिए जाएंगे। हाइट विदाउट शूज़ होगी और उसके मिलीमीटर्स ये सामने मेंशन किए हैं उन्होंने। सपोज आपकी जो हाइट है वो फॉल करती है इस रेंज में 1626 टू 1655 मिलीमीटर्स, तो आपका जो ब्रेथ है व्हेन फुल एक्सपेंडेड 851 मिलीमीटर्स होना चाहिए, और जो है रेंज ऑफ एक्सपेंशन जो है नॉट लेस दैन 51 मिलीमीटर्स। इसी तरह फिर डिफरेंट हाइट्स के साथ ये वेरिएशन उन्होंने दी हुई है। आप इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलीमीटर्स जाके गूगल पे आप लिखिए मिलीमीटर इंटू फीट कन्वर्टर, ये हाँ, तो आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए मिलीमीटर्स इंटू फीट कन्वर्जन या सेंटीमीटर कन्वर्जन, तो ये आपके सामने जो है उसकी कन्वर्जन भी आ जाएगी। फर्दर उन्होंने हाइट और चेस्ट को जो है मेजर करने का तरीका लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जो है आइज़ का जो है उन्होंने बताया कि आइज़ जो है उसको मेजर किया जाएगा, उनकी जो एक्यूरेसी है या विजन है। पुलिस सर्विस के लिए स्पेशली जो है ग्लासेस के बगैर जो है आपका डिस्टेंस से जो विजन है वो 20 फीट, और फॉर द टेस्ट नियर विजन विदाउट ग्लासेस एट एनी डिस्टेंस सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, तो नज़दीक का जो है वो कैंडिडेट के मुताबिक जो है सेलेक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है स्टैंडर्ड 1 में ये है कि राइट आई और लेफ्ट आई का विजन ये है, और नियर विजन 0.6, रीड्स 0.6। फिर स्टैंडर्ड जो है इसका
अगर आप देखते हैं तो ये उन्होंने बेटर आई कंसिडर किया और ये वर्स आई कंसिडर किया है। ये आप स्टैंडर्ड्स यहाँ से देख सकते हैं। और वीएन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें रिलैक्सेशन नहीं होगी। फिर रेलवेज़ के लिए ये स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप रेलवे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, बेटर आई और वर्स आई। इसके अलावा जो है कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस, तो इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए टेस्ट है। जो शख्स जो है बिनाई से जिनका कोई नुक्स है उसमें या वो नबीना है, तो ये आप डिटेल से जो है रूल्स इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो मैंशनड है उसका जो क्राइटेरियन है। इसके अलावा हियरिंग डिसेबिलिटी जो है, अगर कोई शख्स जो है जो कुव्वत समात से महरूम है, स्पेशल कैंडिडेट्स के अलावा या जिनको जो है महरूमी है समात से। फिर टीथ का भी टेस्ट है। बाकी ये जनरल जो हैं रूल्स हैं जिसके अंदर कोई सीरियस बीमारी ना हो, बोन फ्रैक्चर्स, कोई लिम्स में डिफॉर्मेशन ना हो, आपके अज़ा में जो है जॉइंट्स वगैरह में कोई इशू ना हो, कोई सीरियस स्किन डिजीज़ ना हो, या कोई ऐसी डिजीज़ ना हो जो कि कम्युनिकेबल है या कंटीजियस है। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल बेस पे जो है रिजेक्ट किया जाता है या कोई नोटिस मिलता है तो आप 14 डेज़ के अंदर जो है इसके लिए ख़िलाफ़ जो है अपील कर सकते हैं। अभी ये कुछ जनरल रूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो है रिटर्न के रिलेटेड। अब फॉर एग्जांपल जो है अगर कैंडिडेट रिटर्न पास करता है उसको जो है आगाह किया जाएगा, इंटीमिडेट किया जाएगा वेबसाइट के ज़रिए और लेटर के ज़रिए। लेकिन जो रिटर्न फेल हो जाता है जिसका रिटर्न, उसको जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। वो अपनी डिटेल शीट जो है मार्क शीट वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। उसका कोई बाद में 1-2 हफ्ते का टाइम होता है। कमीशन का जो डिसीजन है पास फेल के रिलेटेड वो फाइनल कंसिडर किया जाएगा। फिर कैंडिडेट जो है वो अगर कोई चीज़ छुपाता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, या कमीशन से किसी भी तरह की बदतमीज़ी करता है। अगर किसी शख्स को जो है पाया जाता है सेलुलर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि हेल्पफुल हो सकती है, तो उसको उसी वक्त जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिस कैंडिडेट की जो है कैंडिडेटशिप या कैंडिडेचर जो है जिसको मनसूख कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है, उसका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, चाहे वो पास है या फेल है। और अपॉइंटमेंट के बाद भी अगर कोई कैंडिडेट जो है पता चलता है कि इसने कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई थी, गर्ल डोमिसाइल जो है प्रोड्यूस किया था, उसको भी जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट जो है अगर कमीशन को कोई लेटर लिखता है या कोई चीज़ प्रोवाइड करता है तो उसे सेक्रेटरी के नाम एड्रेस करना होगा और अपना साथ रोल नंबर और CNIC नंबर जो है वो मेंशन करना होगा। और इन केस अगर कोई स्टूडेंट अपना जो है एड्रेस चेंज कर लेता है, जो एड्रेस आपका कमीशन के पास है सपोज आपके लिए, क्योंकि उसके बाद पोस्टल जो है कम्युनिकेशन तो चलती है, अगर आप पास कर लेते हैं, क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए जो लेटर आता है आपको बाद में, उसके लिए फिर आपको जो है कमीशन को बताना होगा कि मैंने एड्रेस जो है चेंज कर लिया है और एक दफ़ा आप इस तरह कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आपको अरेंज करना होगा कि आपका जो पुराना एड्रेस है वहाँ से आपको जो है चीज़ें आप कलेक्ट कर सकें। नॉन मुस्लिम की जो डेफिनेशन दी गई है वो आर्टिकल 263B में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की दी गई है कि जो शख्स जो है वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है या पारसी कम्युनिटी है या कादियानी ग्रुप है या लाहौरी ग्रुप जिसे हम कहते हैं, अहमदीस और भाई है या एंड अ पर्सन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द स्केड्यूल्ड कास्ट्स, तो ये जो है नॉन मुस्लिम्स की कैटेगरी में शामिल हैं। और जो वैकेंसीज नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हैं और उसका जो है सर्टिफिकेट डिप्टी कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो इशू करेगा। वो कैंडिडेट जो प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में है तो उनकी जो है डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट जो है वो साथ ही अटैच करना होता है। इसी तरह आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सोनल्स हैं उनको भी अपना जो है एप्लीकेशन वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है सबमिट करवाना होगा। और रिलीज या रिटायर्ड पर्सोनल शुड प्रोड्यूस अ क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आर्मी की जो है वो जॉब उसके ऊपर बॉन्डेज होती है तो वो उनको पहले वहाँ से अपना NOC लेके या क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके फिर ही वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि जिसने सिविल सर्विस ज्वाइन की, उसके बाद अभी सिलेक्शन का प्रोसीजर चल रहा था CSS का, लेकिन उसकी ट्रांसफ़र किसी और डिपार्टमेंट में हो गया, तो उसको जो है जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उससे भी अपना जो है परमिशन सर्टिफिकेट जो है वो लेके सबमिट करवाना होगा। जिस कैंडिडेट ने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी है अपना डिस्चार्ज सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करेगा। और जिसको डिसमिस कर दिया गया है गवर्नमेंट सर्विस से वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो 40% से कम मार्क्स लेता है कंपलसरी सब्जेक्ट्स में और 33% से कम लेता है ऑप्शनल में, या इंटरव्यू में जो है वो वाइवा वोसे में 100 से कम मार्क्स लेता है, तो वो उसके टोटल जो मार्क्स हैं उनको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, वो फेल कंसिडर किया जाएगा। यानी कंपलसरी के अंदर आपको किसी भी सब्जेक्ट में और जो 3 का ग्रुप है जनरल नॉलेज का उनमें से भी मिला के जो है 40% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। यानी इंडिविजुअली जो आपके पेपर में नंबर हैं वो 40 होने चाहिए कंपलसरी के लिए और 33 होने चाहिए ऑप्शनल के लिए। ओवर अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है उनको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। जो आपकी तरतीब से आपने क्वेश्चन किए हैं उनको चेक किया जाएगा। अगर आपने नेक्स्ट जाके 5th क्वेश्चन किया है तो उसको क्रॉस कर दिया जाएगा। यानी अगर आपकी अटैम्प्ट्स पूरी हो चुकी हैं क्वेश्चंस की तो जो पहले आपने किए हैं उनको ही मार्क किया जाएगा।
पेपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, या आंसर शीट के ऊपर अगर आप रोल नंबर के अलावा प्रिस्क्राइब्ड जगह पे किसी और जगह पे लिखते हैं या किस तरह की निशानी छोड़ते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, और इसके लिए पनिशमेंट जो है उसके लिए भी आप जो है लायबल हो जाएंगे। अगर आप पेजेस क्रॉस नहीं करते, खाली बचे हुए, या कोई पेज फाड़ने की कोशिश करते हैं तो तब भी जो है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब कैंडिडेट ने अपना जो है क्वेश्चन पेपर रिसीव कर लिया है, वो पहली दफ़ा पेपर में बैठ चुका है, उसके बाद उसको सीट छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी अपनी अटेंडेंस मार्क किए बगैर, यानी वो उसकी अटेम्प्ट कंसिडर हो जाएगी। एम्प्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एम्प्टी आप जितनी दफ़ा मर्जी दे दें, लेकिन एम्प्टी देने के बाद अगर आप रिटर्न के पेपर में जाकर बैठेंगे तब आपकी अटेम्प्ट जो है वो कंसिडर होगी। एम्प्टी देने से आपकी अटेम्प्ट कंसिडर नहीं होती। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स या प्योर मैथमेटिक्स के पेपर में, या अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन पेपर्स में अलाउ है। लेकिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी में क्लियरली मेंशन है कि कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते। MCQs पेपर जो है जो 20 मार्क्स का सेपरेट होता है, वो आपको एक ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट पे जो है वो करना होगा, और दोनों शीट्स हैं MCQs और OMR शीट आपसे कलेक्ट कर ली जाएगी टाइम के बाद। और जो MCQs हैं उनको आपने OMR शीट पे तरतीब के मुताबिक सॉल्व करना है, क्योंकि OMR शीट जो है वो उसने कंप्यूटराइज तौर पे चेक करना होता है पेपर को। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि जो उर्दू या पाकिस्तान की कोई रीजनल लैंग्वेजेस के जो पेपर हैं, जैसे पंजाबी, सिंधी, पश्तो या बलोची है, पर्शियन है, वो आप जो है उनकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में उन्हीं ज़ुबानों में हल करेंगे। और इसके अलावा जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है किसी भी ज़ुबान से, आप उसको उसके मुताबिक जो है वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके मुताबिक सॉल्व करेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ का जो पेपर है उसके लिए सिर्फ आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको जो है चाहे इंग्लिश में सॉल्व कर लें चाहे उर्दू में। नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो इस्लामिक स्टडीज़ कंपलसरी ऑप्ट करें या फिर उसके अलावा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स ऑप्ट कर सकते हैं। और कैंडिडेट जो हैं वो अपने पेपर में सिर्फ ब्लू और ब्लैक इंक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और कलर यूज़ करते हैं तो उनको जो है 0 नंबर अवार्ड किया जाएगा। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़हन में रखनी है। आंसर बुक्स जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसको जो है किसी भी कैंडिडेट को इजाज़त नहीं है कि वो आंसर बुक्स को या स्क्रिप्ट को जो है अपने साथ ले जा सके किसी भी तरीके से, या इससे पहले देख सके। और अगर अपने कैंडिडेट पेपर में रिकाउंटिंग करवाना चाहता है तो वो सिर्फ 1 मंथ होगा उसके पास रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद, उसके अंदर जो है वो ट्रेजरी चलान 500 रुपीज़ का जो है पे करके पर पेपर, जिस पेपर में वो चाहता है रिकाउंटिंग हो जाए वो उसको जो है कर सकता है। लेकिन रीवैल्यूएशन मार्क्स की वाइवा में जो है वो कभी भी नहीं हो सकती। ग्रेस मार्क्स आपको किसी तरह के जो है अलाउ नहीं है। जो आपकी आंसर बुक्स हैं वो कमीशन अपने पास 1 साल तक सेव रखता है, उसके बाद इसको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ़र्दर जो है आप तक अच्छी और मुफीद वीडियोज़ जो है पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।